हाँ जी, तो इन्होंने कहा है कि राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ एनी टू आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, हेक्सेन होता क्या है? हेक्सेन का मतलब, हेक्स मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 और एन का मतलब एल्केन, ठीक है। तो वो 6 कार्बन एटम वाला एल्केन है ये हेक्सेन। तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? डबल से 2 ज़्यादा हो जाएंगे। तो कार्बन एटम कितने होते हैं? 6 होते हैं। हाइड्रोजन एटम डबल, डबल यानी कि 12 और उससे 2 ज़्यादा यानी कि 14, ठीक है। तो C6H14 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 कार्बन एटम हो गए। ये 6 कार्बन एटम हो गए। अब आप ये देखिएगा कि जब हमारे पास ये 6 कार्बन एटम हो गए तो इसका मतलब फिर यहाँ पर आप लगाइए ऐसे H H H। तो इस कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, तो इसके चारों बॉन्ड बन गए। इस कार्बन के सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, तो सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। इस कार्बन के सिंगल सिंगल इधर, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इस कार्बन का सिंगल सिंगल इधर, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। सिमिलरली इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। तो कुल मिलाकर इस कार्बन के टोटल आप ये देखिए 6 तो कार्बन एटम्स हो गए और इनमें जो है आपके टोटल 14 जो है वो हाइड्रोजन एटम्स हो गए, ठीक है। तो इसको तो हम कहेंगे, ये तो हो गया हेक्सेन का स्ट्रक्चर, नॉर्मल वाला हेक्सेन। नॉर्मली हम क्या करेंगे, ऐसे ही 6 कार्बन एटम बनाएंगे और हाइड्रोजन एटम जोड़ देंगे। तो ये तो हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन और एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन और एन हेक्सेन, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये तो नॉर्मल हेक्सेन हुआ। इन्होंने लेकिन ये कहा है कि आपको 2 आइसोमर बताने हैं नॉर्मल हेक्सेन के अलावा, तो नॉर्मल हेक्सेन के अलावा वाले बताने हैं। अब आइसोमर बताने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सबसे लंबी कार्बन चेन यहाँ पर 6 कार्बन एटम की है, क्योंकि 6 ही कार्बन एटम है टोटल हेक्सेन में। तो आपको क्या करना है, एक साइड चेन तोड़ देनी है, एक साइड चेन हटाकर साइड में कहीं लगा देनी है, मतलब एक CH3 हटा देंगे आप इसमें से, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे। ये 5 कार्बन एटम, तो आप यहाँ पर लिखें फर्स्ट आइसोमर, इसके अलावा वाला फर्स्ट आइसोमर, वन टू थ्री फोर फाइव, तो 5 कार्बन एटम यहाँ पर हैं। अब आपने क्या करा, 6 थे ना कार्बन एटम, तो आपने 6 में से एक गायब कर दिया, यानी कि 5 रह गए। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर लगाओ। देखो यहाँ तो लगा नहीं सकते, अगर मान लीजिए यहीं पर आपने कहा कि मैं तो कार्बन जो हटाया है उसको यहाँ लगाऊंगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा। बस आप ये समझिए, आपने इसी स्ट्रक्चर को टेढ़ा कर दिया, नीचे की तरफ मोड़ दिया, है ना। तो ये तो कर नहीं सकते, ठीक। तो अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगा लिया। यहाँ पर लगाने से होगा क्या, ऐसे कि यहाँ पर ये H H और H, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए। अब इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड, 2 तो बन रहे हैं। सिंगल बॉन्ड H इधर, सिंगल बॉन्ड H इधर, ठीक है। फिर इस वाले कार्बन की बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड H इधर और सिंगल बॉन्ड H इधर, ठीक। चारों हो गए। इस कार्बन की बात करेंगे तो 1 2 3, तो 3 बॉन्ड तो बन रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड H इधर। इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बन रहा है, तो H H और H, ठीक है। फिर इस कार्बन की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड है इधर, तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H। अब आप ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, ये है CH3, CH3। तो CH3 मतलब हमने एक साइड चेन लगा दी यहाँ पर। तो अब जो सबसे लंबा कार्बन एटम का चेन है वो क्या है, 1 2 3 4 5। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो है वो 5 कार्बन एटम वाला है। तो 5 कार्बन एटम का मतलब ये क्या हो गया, ये पेंटेन हो गया। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन पेंटेन।
पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया पेंटेन। अब काउंटिंग शुरू करेंगे, नंबरिंग साइड चेन की, तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, फोर्थ पोजीशन पर ये आ रहा है, लेकिन अगर इधर से करेंगे तो 1 2 तो सेकंड पोजीशन पर। तो राइट टू लेफ्ट वाला जिससे भी पोजीशन छोटी आए, है ना, वही वाला आप नंबरिंग का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो 1 2 3 4 और 5। तो मिथाइल कहाँ पर आ रहा है? सेकंड पोजीशन पर, तो लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हुआ। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि इसका कॉमन नेम बताइए, तो एक ही तो साइड चेन लगी हुई है, क्या बोलेंगे इसको? लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें एक साइड चेन होती है उसको बोलते हैं आइसो, और जो ओरिजिनल नाम था, ओरिजिनल नाम हेक्सेन था, तो आइसो हेक्सेन, इसको आइसो हेक्सेन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन नेम आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन। उसके बाद देखेंगे, हाँ हाँ, ये तो देखो, ये तो इसका IUPAC नेम हो गया, 2 मिथाइल पेंटेन। कई बार क्या है कि पूछ लेते हैं कॉमन नेम बताइए, तो कॉमन नेम हो जाएगा आइसोहेक्सेन। जिसमें भी एक साइड चेन होती है उसको आइसो बोल देते हैं, आइसो करके, और जो ओरिजिनल नाम था वही लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड आइसोमर देखेंगे। सेकंड आइसोमर में आप क्या करेंगे, यही जो CH3 है ना, यही जो CH3 है जो सेकंड पोजीशन पर था, इसको उठाकर थर्ड पोजीशन पर ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसे तो ये आपका साइड चेन हो गया CH3। आप जरा काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग कहीं से भी करिए, आप करें 1 2 3, तो भी आप इधर से लेफ्ट से काउंट करेंगे तो भी ये थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, राइट से काउंट करेंगे तो भी ये थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, तो कहीं से भी काउंट करो। 1 2 3 4 5, तो ये थर्ड पोजीशन पर आ रहा है मिथाइल। तो यहाँ लिखेंगे IUPAC नेम इसका जो है, ये हो जाएगा 3 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। IUPAC नेम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, क्योंकि एक ही साइड चेन आ रही है तो कॉमन नेम वही रहेगा, आइसोहेक्सेन। ठीक है ना, कॉमन नेम में बदलाव नहीं होगा। ठीक, अब अगर आप सोचें कि इसमें जैसे इन्होंने तो बोला है कि आपको 2 ही आइसोमर बताने हैं, तो 2 आइसोमर तो हो गए हमारे। उन्होंने कहा था कि जो 2 आइसोमर बताने हैं वो नॉर्मल हेक्सेन के अलावा 2 बताने हैं, तो नॉर्मल हेक्सेन तो ये हो ही गया था, इसके अलावा 2 ये आपने बता दिए। इसके बाद अगर आप सोचें कि आप तीसरा भी आइसोमर बताना चाहें, तो तीसरे आइसोमर के लिए आप, हाँ हाँ, ये 2 तो बता सकते हैं, हम और भी सीख लेते हैं। तो आप ये देखिए कि जैसे ये तो हो गया, ये तो 2 आइसोमर हो गए, फिर हम इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर तो हमने इसको लगाया ही था CH3 को, अब यहाँ पर लगा कर देख लिया, अब इसी को CH3 को उठाकर यहाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये नया आइसोमर नहीं बनेगा। रीज़न क्या है कि ये आ जाएगा फिर सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, और क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन, और 2 मिथाइल पेंटेन ऑलरेडी बन चुका है। तो आप इसको यहाँ से सेकंड पोजीशन पर लगाओ या फ्रंट से सेकंड पोजीशन पर लगाओ, वो आइसोमर एक ही तरह से रहेगा, क्योंकि नाम तो एक ही बन रहा है, 2 मिथाइल पेंटेन। और फर्स्ट पोजीशन पर साइड चेन को लगा नहीं सकते, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पेंटेन रखते हुए यही 2 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, अच्छा, हेक्सेन तो था ही ओरिजिनली, अब मैंने एक घटाकर क्या बनाया, उसको पेंटेन बनाया। अब 2 कम कर दो, मतलब अब 4 लगा दो, यहाँ लिखो थर्ड आइसोमर। वन टू थ्री फोर,
तो ये 4 आइसोमर, 4 कार्बन एटम हो गए, ठीक है। और इसके बाद अब सी लगाना है, तो सी यहाँ पर लगा दो। वन टू थ्री फोर, तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स हो गए इधर, H H H। तो अगर देखा जाए और इसकी नंबरिंग करी जाए तो 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बन रही है वो ब्यूटेन की बन रही है। लेकिन अगर देखें नंबरिंग मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप 2 हटाए हैं मैंने, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया। तो इधर से काउंट करेंगे तो ये 3rd पोजीशन पर आ रहा है, इधर से काउंट करेंगे तो 2nd। तो इधर से काउंट कर लो 1 2 3 4 हो गया। अब जब ये हमारे पास आ गया तो मैं इसको क्या बोलूँगा, 2 मिथाइल, इसको क्या बोलेंगे, 2 डाई मिथाइल। तो IUPAC नेम इसका हो जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। IUPAC नेम, कॉमन नेम हो जाएगा कितनी साइड चेन्स लग रही हैं, 2। अगर 2 साइड चेन होती हैं तो क्या बोलते हैं उसको, नियो, है ना। तो ये हो जाएगा नियो, और ओरिजिनल नाम क्या था, हेक्सेन। तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा नियो हेक्सेन, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, अगर दोनों साइड चेन नीचे लगा देते, ये वाली मान लो यहाँ लगा देते, तो 2,3 है ना, या इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, मतलब नंबरिंग ऐसे कर लो। तो 2,3 डाई मिथाइल, मतलब एक मिथाइल तो 2 पर है, एक मिथाइल 3 पर है। नहीं, इथाइल नहीं होगा, क्योंकि लगाए तो आपने CH3 अलग अलग करके है ना, इस वजह से 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और कॉमन नेम जो है वो नियो ही रहेगा, क्योंकि 2 साइड चेन लगाई है, तो उसको नियो हेक्सेन ही बोलेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, प्रियांशी, मुकुंद, समीक्षा, अमोलिका, स्पर्श, गार्गी, सभी को क्लियर है? स्पर्श, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ जी बोलिए। सर आप एक बार ये समझा सकते हैं कि नियो हेक्सेन क्यों लिखा है? हाँ, नियो इस वजह से लिखा है कि इसमें ऐसा होता है, रुकिए एक मिनट। हाँ देखिए जी, नियो क्यों लिखा है, नियो का रीज़न ये है कि यहाँ पर ना 2 साइड चेन लगी हुई है। जैसे एक साइड चेन CH3 आ गई और एक साइड चेन और आ गई CH3। तो जब भी कभी 2 साइड चेन्स आती हैं ना, तो जो ओरिजिनल कंपाउंड है, ओरिजिनल कंपाउंड के नाम के आगे ही आपको नियो लगा देना होता है, वो उसका कॉमन नेम बन जाता है, इसलिए नियो लिखा है। और जहाँ पर एक साइड चेन आती है उसको बोलते हैं आइसो, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर एक ही साइड चेन थी, तो मैंने इसको आइसो, और ओरिजिनली क्या था, ये हेक्सेन था, तो आइसो हेक्सेन लिखा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ही साइड चेन थी, एक ही CH3 था, तो इसको बोल दिया था आइसो, ओरिजिनल नेम हेक्सेन। तो जहाँ 2 साइड चेन आ जाती है वहाँ पर नियो बोल देते हैं, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। Homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group. तो homologous series is a group of organic compounds. Homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group. तो जहाँ पर सक्सेसिव कंपाउंड्स, मतलब एक के बाद एक आने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो CH2 ग्रुप का जिनमें डिफरेंस होता है, उसको हम होमोलॉगस सीरीज बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा,
तो क्या होता है, मतलब आप ये देख लीजिए होमोलॉगस सीरीज को मोटा मोटा समझें तो एक ही फैमिली के जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं उनको हम होमोलॉगस सीरीज बोल देते हैं। जैसे एल्केन्स, तो एल्केन्स एक फैमिली हो गई, ठीक है। इसी तरह से एल्कीन्स, एल्कीन्स के जितने भी कंपाउंड्स आएंगे जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना, पेंटीन, ये जितने भी हैं ये सब एक फैमिली हो गई। ऐसे ही एल्काइंस वो एक अलग फैमिली हो गई। तो जो एक ही फैमिली होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की उसको हम होमोलॉगस सीरीज बोल देते हैं। अच्छा, उनमें सब में अंतर किस चीज़ का होता है? होमोलॉगस सीरीज की जब हम बात करते हैं तो होमोलॉगस सीरीज में सक्सेसिव कंपाउंड्स जो आते हैं ना, सक्सेसिव कंपाउंड्स में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, CH2 ग्रुप का अंतर होता है होमोलॉगस सीरीज में। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, ऑल एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। पेज नंबर 23 पर जैसे देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो लिखी हुई हैं, पहले वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूँ, फिर उसी चीज़ को एग्जांपल्स लेकर फिर समझते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलॉगस सीरीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज, ऑल द मेंबर्स all the members of a homologous series can be represented by the same general formula। तो homologous series के जितने भी members होते हैं सबको एक ही जनरल फार्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एल्केन्स जो है, एल्केन्स एक होमोलॉगस सीरीज हो गई, मतलब एक फैमिली हो गई एल्केन्स। तो एल्केन्स जब एक ही फैमिली हो गई तो एल्केन्स को हम एक ही फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CnH2n+2, ठीक है। ऐसे ही एल्कीन्स को CnH2n। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है कि होमोलॉगस सीरीज, अगर किसी भी एक तरीके की कोई होमोलॉगस सीरीज होती है तो उसको एक ही फार्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड है एनी टू होमोलॉग्स डिफर बाई 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। तो एनी टू होमोलॉग्स, कोई भी दो होमोलॉग्स जो हैं उनको उनमें जो डिफरेंस है वो एक कार्बन एटम का और 2 हाइड्रोजन एटम्स का ही होता है। कोई भी दो आप होमोलॉग्स ले लीजिए। थर्ड देखिए, थर्ड है द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉग्स इज 14U। U का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो इन्हीं भी दो होमोलॉग्स में 14U का ही डिफरेंस होता है। होमोलॉग्स का मतलब है मेंबर्स। जैसे मान लीजिए मैं एल्केन्स की बात कर रहा हूँ तो प्रोपेन है और ब्यूटेन है। तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये जितने भी मेंबर्स हैं इनको सबको हम होमोलॉग्स भी बोल सकते हैं, नॉर्मली होमोलॉग्स बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए फोर्थ है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। होमोलॉगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे के सारे एक जैसी ही केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फिफ्थ देखिएगा द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स में हम आगे बढ़ते रहते हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहता है। तो अलग अलग होमोलॉग्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग है। केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सिमिलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। जो कॉन्जिक्यूटिव यानी कि सक्सेसिव होमोलॉगस सीरीज के जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं उनमें 14U का डिफरेंस होता है एटॉमिक मास में, और उनमें जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसमें CH2 का अंतर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, जैसे हमने बात करी यहाँ पर, मान लीजिए हम एल्केन्स की बात करते हैं। मान लीजिए हम एल्केन्स की बात करते हैं तो एल्केन्स में क्या है, CH4 और C2H6, ठीक है। तो जरा डिफरेंस बताइए कितने का है डिफरेंस। कार्बन इधर एक था, इधर कार्बन 2 है, तो 2 और 1 में डिफरेंस कितना हो गया 1 का, तो C, एक कार्बन एटम का डिफरेंस। हाइड्रोजन इधर 4 थे, इधर 6 हैं, तो हाइड्रोजन एटम में कितना डिफरेंस है 2 का, 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना हो गया, CH2 ग्रुप का इसमें डिफरेंस हो गया। ये समझ में आ गया, CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो गया इसमें, ठीक। एक तो ये चीज, फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6, C2H6 का मॉलिक्यूलर मास निकालो। कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है, और इसमें कितना है 2, तो 12 × 2।
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 1 इंटू 6, तो 12 टू ज़ा 24 और 1 इंटू 6 इज 6, 24 प्लस 6 इज 30 यू। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, तो C क्या है? कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो 1 इंटू 4, तो 12 प्लस 4 इज 16 यू। तो 30 माइनस 16, दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ? 14 का। ऐसे ही अगर आप ये करें कि जैसे हमारे पास C2H6 है और C2H6 के बाद में अगला देखूं तो अगला क्या आ जाएगा? C3H8। तो C3H8 में और C2H6 में अगर हम मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस निकालें तो वो भी 14 यू का ही आएगा। ठीक है, तो ये तो मैं एल्केन्स की बात कर रहा हूँ। एल्केन्स के बाद अगर आप एल्कीन्स देखेंगे, एल्कीन्स में भी 14 यू का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, और जो मतलब ये आपका CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है सभी में। ठीक है, एल्कीन्स में भी कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन्स देखेंगे तो CH2 ग्रुप का आपको अंतर मिलता चला जाएगा। अच्छा जी, अगला देखते हैं जरा, क्वेश्चन है इसमें, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले of third and fifth members of homologous series of carbon compounds represented by the general formula CnH2n-2। तो आपको थर्ड होमोलॉगस सीरीज के थर्ड और फिफ्थ मेंबर जो हैं उनका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। थर्ड और फिफ्थ मेंबर, तो CnH2n-2 का मतलब क्या हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? एल्काइंस की बात कर रहे हैं। CnH2n-2 का मतलब है कि ये आपसे एल्काइंस की बात करी जा रही है। CnH2n-2 मतलब एल्काइंस की बात करी जा रही है, तो ये एल्काइंस हो गया। तो इसमें अब आप ये देखेंगे वो कह रहे हैं थर्ड मेंबर बताइए और फिफ्थ मेंबर बताइए। एल्काइंस हो गए और एल्कीन्स हो गए, वो मुझे मालूम है कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। इनकी शुरुआत नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 से नहीं होती, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, आप याद करिए मीथीन और मिथाइन नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो पहला मेंबर जो है वो n=2 के लिए हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, तीसरा मेंबर क्या होगा? फॉर थर्ड मेंबर n मस्ट बी इक्वल टू 4, है ना, एक बढ़कर आता है। ठीक, तो फॉर थर्ड मेंबर n=4, तो फॉर्मूला फॉर थर्ड मेंबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C4H 2 इंटू 4 -2, मतलब 2 4 ज़ा 8 -2 इज 6, C4H6 क्या कहेंगे? ब्यूटाइन। फॉर फिफ्थ मेंबर n=6, तो फॉर्मूला C6H 2 इंटू 6 -2 मतलब C6H10, इसको क्या बोलेंगे? हेक्साइन। ठीक है, पेज नंबर 24 पर देखिएगा, इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। तो इनमें से कौन कौन से सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं? तो जैसे हम सबका देखेंगे यहाँ पर C3H8,
तो हाइड्रोजन को जरा देखते जाइए, हाइड्रोजन क्या है, इसके डबल से 2 ज़्यादा, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन है। फिर है C3H6, तो हाइड्रोजन क्या है, डबल एग्जैक्टली, प्रोपीन। फिर है C4H8, तो ये भी ये ब्यूटीन है ना, एग्जैक्टली डबल है हाइड्रोजन। फिर है C4H6, ये हो जाएगा ब्यूटाइन, 4 का डबल 8, 8 से 2 कम 6, तो ब्यूटाइन हो गया। तो सेम होमोलॉगस सीरीज ये वाले हो गए, क्योंकि दोनों ही एल्कीन्स हैं, सेम होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, ये है ही द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स, इनको सबको होमोलॉग्स कहा जाता है। सेकंड है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ हीटेरोएटम। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई भी एटम जुड़ता है तो उसको हम हीटेरोएटम बोल देते हैं। आगे देखिएगा, आगे है नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टीज और फंक्शंस इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। तो कोई भी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अगर उसको हम किसी कार्बन कंपाउंड में जोड़ देते हैं तो उसको, जिससे कार्बन कंपाउंड थोड़ा सा रिएक्टिव बन जाता है, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप्स जो हमको करने हैं वो देखिएगा कितने टाइप्स के हैं। तो पहला है हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप को सिंगल बॉन्ड एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल बॉन्ड एक्स, बल्कि ऐसे लिखेंगे आर सिंगल बॉन्ड एक्स, एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी एल्केन होगा, उस एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें, हाइड्रोजन हटाकर आप क्लोरीन लगा दो या ब्रोमीन लगा दो या आयोडीन लगा दो, ये बन जाता है हेलो ग्रुप। द हेलो ग्रुप कैन बी क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो डिपेंडिंग अपॉन वेदर अ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एटम इज लिंक्ड टू अ कार्बन एटम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है आर सिंगल बॉन्ड एक्स। ठीक, सेकंड देखेंगे अल्कोहल ग्रुप। तो किसी भी अल्केन में अगर एक हाइड्रोजन हटाकर और OH लगा दिया जाए तो वो अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, और इसमें हम ये कहते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला जो अल्कोहल है, इसका जनरल फॉर्मूला है OH, और ये ऐसे होता है कि जैसे मीथेन में जुड़ गया ना, तो ये कहलाता है मीथेनॉल, इथेनॉल एटसेट्रा, मतलब लास्ट में OL जुड़ जाता है, मीथेनॉल, इथेनॉल, है ना, ऐसे। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड, ये तो अल्कोहल ग्रुप हुआ, थर्ड देखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, RCHO, ये इसका फंक्शनल, इसका जनरल फार्मूला होता है, और स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा इसका, RCHO ऐसे लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका इस तरह से लिखा जाता है। The aldehyde group consists of one carbon atom, one hydrogen atom and one oxygen atom joined together।
ठीक है, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, इनको सबको ज्वाइन करा जाता है, CHO इस तरह से बनता है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अगला देखेंगे कीटोन ग्रुप। अभी इनके सबके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप में जैसे मान लीजिए मीथेन के आगे हम CHO लगा रहे हैं तो वो बन जाएगा मीथेनल, अल, एल्डिहाइड का अल, मीथेनल, इथेनल एटसेट्रा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, फोर्थ देखेंगे, ये एल्डिहाइड हुआ। फोर्थ देखेंगे कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, कीटोन ग्रुप में आता है C डबल बॉन्ड O, ये बनता है। तो C डबल बॉन्ड O कैसे आएगा, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से होगा कि एक तो एल्काइल ग्रुप इधर हो जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप इधर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा CO, बीच में CO आ जाएगा। इसको बोलेंगे, इसका एग्जाम्पल है, इसमें लास्ट में ONE आ जाएगा। तो जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेनॉन, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनॉन। यहाँ मीथेनॉन और इथेनॉन क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत ही प्रोपेनॉन से होती है। रीज़न क्या है कि देखिए, एक कार्बन तो इसमें पहले से ही है मौजूद, एक एल्काइल ग्रुप इधर आएगा ही आएगा और एक एल्काइल ग्रुप इधर आएगा ही आएगा, दोनों तरफ एक एक एल्काइल ग्रुप आएगा। तो अगर एल्काइल ग्रुप में सबसे छोटा भी एल्काइल ग्रुप आता है ना, तो वो CH3 बनेगा, मिथाइल। एल्काइल कैसे बनता है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ठीक है, और इधर एक दूसरा एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक, अभी एग्जाम्पल सारे लूँगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा जो कंपाउंड बनेगा वो ही 3 कार्बन एटम का बनेगा। एटलीस्ट एक कार्बन एटम यहाँ होगा, एटलीस्ट एक कार्बन एटम यहाँ होगा, एक यहाँ पर है, यानी कि 3 कार्बन एटम तो होने ही होने। तो सबसे छोटा ही कंपाउंड प्रोपेनॉन बनेगा, उससे बड़ा बन जाएगा ब्यूटेनॉन, फिर पेंटेनॉन, आगे तो बनते चले जाएंगे। ठीक, ये कीटोन ग्रुप हुआ। कीटोन ग्रुप के बाद में 5वां है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर R की जगह H लगाकर भी काम बन जाता है। मैं एग्जांपल लूँगा तो बता दूंगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या होता है, RCOOH। इसको कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऐसे होता है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसमें क्या लगा जाता है, कोई भी हमारे पास अगर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में ओइक एसिड आ जाता है। जैसे मीथेन है, एग्जाम्पल मीथेनोइक एसिड। इथेन है, इथेन में COOH अगर जुड़ेगा वो बन जाएगा इथेनोइक एसिड। ये हो गया। ठीक, उसके बाद आप छठा देखिएगा, छठा है एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप हम देख चुके हैं, और 7वां है एल्काइन ग्रुप, वो भी हम देख चुके हैं। अब आगे डिटेल में देखेंगे हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में क्या है, when one hydrogen atom of an alkane is replaced by a hydrogen atom we get halo alkane, also called halogenoalkane। ठीक है, अब नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स देखिएगा, जैसे हमने सबसे पहले देखा कि नेमिंग ऑफ CH3Cl हेलो एल्केन्स, CH3Cl। तो CH3Cl किस तरह से हुआ कि C है, H और H, CH3
और इधर आ गया Cl, इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बोलेंगे इसको, ठीक है। या फिर एक और नाम भी है इसका, और ऐसे भी बोल सकते हैं मिथाइल, भाई CH3 का मतलब तो मिथाइल ही हो गया ना, मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से दूसरा लीजिए C2H5Cl। C2H5Cl क्या हो जाएगा? कार्बन के दो एटम हैं, तो C सिंगल बॉन्ड C, H H और H, ठीक है, इधर H और इधर H, तो कार्बन के दो हो गए, हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 हैं, और इधर Cl, तो ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा क्लोरो ईथेन, है ना, ईथेन है ना। C2H5 कैसे बना? C2H6 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो C2H5 बना, तो ये ईथेन है, क्लोरो ईथेन या फिर इथाइल क्लोराइड। ऐसे ही अगला देख लीजिए, ये है C3H7Cl, पेज नंबर 27 पर आ जाइए, C3H7Cl। ऑनलाइन वाले बच्चों को सभी को क्लियर है यहाँ तक? बता दीजिए। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। थर्ड देखते हैं, C3H7Cl 1 2 3, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो 7 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं, और Cl, ये क्या हो गया? क्लोरो प्रोपेन। हाँ नहीं, बीच में भी कर सकते हो, बस एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह Cl लगा देना है। या अगर मान लीजिए आयोडीन लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आयोडो प्रोपेन, है ना। अच्छा जी, ब्रोमीन लगा देंगे तो ब्रोमो प्रोपेन, ऐसे हो जाएगा। तो बीच में भी कहीं पर भी एक हाइड्रोजन हटाना है और वो आपको Cl, आयोडीन या ब्रोमीन लगा देना है। अगला देखेंगे जी अल्कोहल्स। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल्स। अब इसकी नेमिंग देखते हैं, तो पहला ही देख लीजिए CH3OH, नाम से ही समझ में आ गया होगा, C में 3 तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बस एक हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दिया। मीथेन था ना, OH लगा दिया, मीथेनॉल हो गया। ऐसे ही दूसरा देखेंगे C2H5OH, तो C2H6 क्या था? ईथेन था, तो ईथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया और OH लगा दिया, तो इथेनॉल। या फिर इसको मिथाइल अल्कोहल बोला जा सकता है या इसको इथाइल अल्कोहल बोला जा सकता है, बात एक ही है। इसी तरीके से प्रोपेन है, प्रोपेन में एक हाइड्रोजन हटाइए और OH लगाइए तो प्रोपेनॉल। कितने हाइड्रोजन हो गए? 7, और कितने कार्बन? 3, और OH। तो प्रोपेनॉल ये हो गया, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 28 पर देखिएगा, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द 4th and 5th मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH।
CnH2n+1 का मतलब क्या है? देखिए CnH2n+2 अगर होता तो एल्केन होता, आपने उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CnH2n+1 ही तो रह गया। तो ये तो कर ही लेंगे अपने आप, फोर्थ मेंबर फिफ्थ मेंबर। उसके बाद फोर्थ मेंबर का मतलब n=4, फिफ्थ मेंबर का मतलब n=5, है ना। तो ब्यूटेनॉल और पेंटेनॉल ये बनाना है आपको। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो CH3OH और C2H5OH होमोलॉगस सीरीज है, एल्कोहल है दोनों। भाई CH3OH का मतलब क्या हो गया? मीथेनॉल। और C2H5OH का मतलब क्या हो गया? इथेनॉल। तो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होगा? CH2 का, है ना। और मॉलिक्यूलर मासेस में क्या डिफरेंस होगा? 14U का होगा। अगला क्या है? मीथेनॉल और प्रोपेनॉल, इनमें भी यही होगा क्योंकि मेंबर्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सक्सेसिव मेंबर्स हैं होमोलॉगस सीरीज के। फिर है प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल, तो इनमें भी वही आएगा 14U और CH2 का आंसर। और फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन दीज थ्री? तो क्या इन तीनों में कोई सिमिलैरिटी है? हम ये कहेंगे कि हाँ, तीनों में सिमिलैरिटी है। दे ऑल बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कोहल्स। सेकंड है अरेंज दीज एल्कोहल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम्स टू गेट अ फैमिली एंड वी कॉल दिस फैमिली अ होमोलॉगस सीरीज। तो पहले तो कहेंगे यस, इसको होमोलॉगस सीरीज कहा जा सकता है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन एटम्स में कैसे लगाएंगे? CH3OH कार्बन एटम कितना है? 1। C2H5OH कार्बन एटम 2। C3H7OH कार्बन एटम 3। C4H9OH कार्बन एटम 4। सीरियली लगा लीजिए ऐसे, ठीक है। बस जी इतना कर लीजिए, बाकी एल्डिहाइड कीटोन वगैरह ये नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और सभी बच्चों को बता रहा हूँ भाई, कल सुबह का मैं रखूँगा टाइम आपका ऐसे ही 12 या 1 बजे के आसपास का, ठीक है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का टेस्ट है, ढंग से प्रिपेयर करके आना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इसमें से NCERT में से रहेंगे, कोई 1 या 2 RD में से भी दूंगा, ठीक है। तो प्रिपेयर करके आइएगा ढंग से।